तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल अश्वम ज्ञान। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिकल एजुकेशन के मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर मनोविज्ञान और खेल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका और पेपर्स में इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना देरी किए। तो देखो, इस चैप्टर में जो हमारे मेन टॉपिक है जिनसे रिलेटेड हमें क्वेश्चन पढ़ने हैं वो है हमारा पहला व्यक्तित्व। दूसरा फिर हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व के प्रकार कितने होते हैं, इनको कितने में वर्गीकरण किया गया, ठीक है, और किन वैज्ञानिकों ने इन्हें बांटा गया है, वर्गीकरण किया है, ठीक है। फिर पढ़ेंगे हम व्यक्तित्व के 5 बेसिक सिद्धांत। जो 5 बेसिक सिद्धांत है व्यक्तित्व के, पर्सनैलिटी के, वो पढ़ने वाले हैं। फिर हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व के प्रकार, ठीक है, इनकी विस्तृत जानकारी जानेंगे। फिर जो लास्ट 2 टॉपिक है हमारे आक्रामकता मतलब अग्रेसिवनेस और अभिप्रेरणा मोटिवेशन, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इस चैप्टर से। प्री बोर्ड में भी इनसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो इन्हें तो ज़रूर देख कर जाना, ठीक है। लास्ट 2 टॉपिक हैं ये। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन अपना आज का। तो पहले क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए, ठीक है। व्यक्तित्व मतलब पर्सनैलिटी। तो अब देखते हैं, व्यक्तित्व शब्द लैटिन भाषा शब्द पर्सोना से लिया गया, ठीक है। पर्सोना से लिया गया ये, जिसका अर्थ होता है मुखौटा, अर्थात व्यक्तित्व वह मुखौटा है जिसे लगाकर व्यक्ति अपने वातावरण के संपर्क में आता है। तो आपको ये तो पता चल गया कि जो व्यक्तित्व शब्द है ये लैटिन शब्द के पर्सोना से लिया गया, ठीक है। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है एक मुखौटा। मुखौटा मतलब क्या हुआ कि ये हमारे व्यक्तित्व को समाज में दर्शाता है, ठीक है। व्यक्तित्व एक तरीके का मुखौटा है जिसे हम पहनकर चलते हैं, जो हमारी छवि को समाज में दर्शाता है, ठीक है। आ गया होगा आई होप आपको समझ। आगे देखते हैं, किसी भी व्यक्तित्व में उसके शारीरिक गुण, मानसिक गुण, सामाजिक गुण, भावनात्मक गुण, रुचियाँ, व्यवहार, योग्यताएँ आदि सभी विशेषताएँ शामिल होती हैं जिनके साथ व्यक्ति अपने वातावरण के संपर्क में आता है। तो हमारा व्यक्तित्व किन-किन चीज़ों को दर्शाता है? हमारा जो व्यक्तित्व होता है ये हमारे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक गुणों को दर्शाता है। और व्यक्तित्व में ही हमारी रुचियाँ, व्यवहार और योग्यताएँ आ जाती हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें मिलकर क्या दर्शाती हैं कि हमारा व्यक्तित्व कैसा है। और इसी के आधार पर हम एक समाज में अपने आसपास का जो वातावरण है उससे संपर्क बनाते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व के प्रकार बताइए। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा कि व्यक्तित्व के प्रकार बताओ, कितने प्रकार के होते हैं व्यक्तित्व, ठीक है। तो देखते हैं कि व्यक्तित्व का वर्गीकरण कितने प्रकार पर किया गया है। तो व्यक्तित्व का वर्गीकरण जो है वो 2 आधार पर किया गया है। एक किया गया है शारीरिक आधार पर और दूसरा किया गया है मनोवैज्ञानिक आधार पर, ठीक है। जो शारीरिक आधार पर वर्गीकरण किया गया है व्यक्तित्व का, ये क्या है? अमेरिकन वैज्ञानिक हर्बर्ट शेल्डन ने, ठीक है। और मनोवैज्ञानिक आधार पर किया गया व्यक्तित्व का वर्गीकरण, ये क्या है? कार्ल जी जंग द्वारा। तो 2 प्रकार में वर्गीकरण किया गया है व्यक्तित्व का। शारीरिक आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण क्या था? तो उन्होंने उसमें 3 बातें रखी थी कि व्यक्ति 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एंडोमॉर्फिक, दूसरे होते हैं मेसोमॉर्फिक और तीसरे होते हैं एक्टोमॉर्फिक। अभी ये मनोवैज्ञानिक वाले में अभी आपको बाद में बताऊँगा, पहले इसको देख लेते हैं शारीरिक आधार वाले को। तो देखो, जो उन्होंने बताया कि जो एक्टोमॉर्फ में व्यक्ति आते हैं वो कैसे होते हैं? वो होते हैं दुबले-पतले, ठीक है, गाल पिचके हुए और काफ़ी ज़्यादा दुखी। तो इस प्रकार के ऐसे व्यक्ति होते हैं काफ़ी ज़्यादा दुबले-पतले। दूसरे प्रकार के होते हैं मेसोमॉर्फिक, वहीं इनके होते हैं ये सुडौल शरीर होता है इनका, ठीक है। हट्टे-कट्टे होते हैं और चौड़ी छाती, बाजुओं में दम, ये होते हैं मेसोमॉर्फिक। और तीसरे प्रकार के उन्होंने बताया कि होते हैं एंडोमॉर्फिक, जो होते हैं गोल-मटोल, मोटे-मोटे लोग, ठीक है, जिनमें फैट की मात्रा ज़्यादा होती है। तो अभी मैं डेफिनेशन में भी आपको और अच्छे से समझाता हूँ। तो देखो, शेल्डन ने शरीर का वर्गीकरण 3 भागों में किया है, ठीक है। वह एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे, उन्होंने व्यक्तित्व को शरीर की बनावट के आधार पर 3 भागों में बाँटा, ठीक है। शरीर की बनावट के आधार पर उन्होंने 3 भागों में बाँट दिया व्यक्तित्व को। अब देखते हैं, पहला था एक्टोमॉर्फिक, ठीक है। जो एक्टोमॉर्फी लोग होते हैं ये क्या होते हैं? हाथ-पाँव पतले होते हैं इनके, गाल अंदर की ओर होते हैं, ज़्यादा सोचते हैं और चुप रहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एक्टोमॉर्फी लोग होते हैं इनके हाथ-पाँव पतले होते हैं, मतलब दुबले-पतले लोग होते हैं, गाल अंदर की ओर होते हैं और ये ज़्यादा चुप रहना पसंद करते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा सोचते भी रहते हैं। वहीं पर जो मेसोमॉर्फी लोग होते हैं ये क्या होते हैं? गठीला शरीर, मतलब चौड़ा शरीर होता है, हट्टा-कट्टा शरीर, ठीक है, चौड़े कंधे होते हैं, हाथ-पाँव ताकतवर, बड़ी छाती, मांसपेशियों की ज़्यादा संख्या, क्योंकि जो अच्छा सुडौल शरीर होता है उसमें मांसपेशियों की संख्या ज़्यादा होती है एक दुबले-पतले इंसान के मुकाबले, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा उत्साही होते हैं और प्रतियोगी नेचर के होते हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटिव नेचर के होते हैं। वहीं पर जो एंडोमॉर्फ लोग होते हैं ये कैसे होते हैं? ये होते हैं गोल-मटोल शरीर के, ठीक है, ज़्यादा वसा होता है, मतलब फैट की मात्रा इनमें ज़्यादा होती है, बड़े कंधे होते हैं इनके, हाथ-पाँव में ज़्यादा वसा होती है, ठीक है, फैट की मात्रा इनमें काफ़ी ज़्यादा होती है।
और इनकी जो प्रवृत्ति है, जो इनका नेचर है वो मजाकिया होता है और आराम पसंद होता है। इन्हें आराम करना पसंद होता है और ये सामाजिक प्रकृति के होते हैं, मतलब हर किसी से मजाक मस्ती करते हैं और जल्दी घुल मिल जाते हैं लोगों से, ठीक है। तो ये था शरीर के आधार पर वर्गीकरण, जो किया था हर्बर्ट शेल्डन ने, ठीक है। पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हो। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो मनोवैज्ञानिक आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया था, जो कार्ल जी जुंग ने किया था, तो उसके बारे में बताना है कि वो कितने प्रकार में बांटा गया और उसके बारे में बताना है। तो देखो, कार्ल जी जंग के द्वारा व्यक्तित्व को मनोविज्ञान के आधार पर 3 प्रकारों में बांटा गया। पहला था बहुर्मुखी, दूसरा था अंतर्मुखी और तीसरा था अम्बिवर्ट, ठीक है। तो 3 प्रकार के होते हैं लोग इनके अनुसार मनोविज्ञान के आधार पर। पहले होते हैं बहुर्मुखी मतलब एक्सट्रोवर्ट, दूसरे होते हैं अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट और तीसरे होते हैं अम्बिवर्ट। तो अब देखो, जो मैं यहाँ पर ये इमेज लगाई है आपको अच्छे से समझाने के लिए लगाई है। तो देखो, जो बहिर्मुखी लोग होते हैं, जो एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं, वो क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मिलनसार होते हैं, मतलब घुलने मिलने वाले होते हैं, जो लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, ठीक है, बाहर रहना पसंद करते हैं और लोगों के बीच समाज में रहना पसंद करते हैं। पर वहीं पर जो अंतर्मुखी लोग होते हैं, ये क्या होते हैं, ये अकेले रहना पसंद करते हैं। ये ऐसे समाज में जाना पसंद नहीं करते, इन्हें काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं होती, ये अकेले रहना पसंद करते हैं, ठीक है। तो दोनों के अलग अलग एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। और वहीं पर जो अम्बिवर्ट होते हैं, ये क्या होते हैं, ये दोनों का मिक्सअप होते हैं। ये समय के हिसाब से अपने आप को, जैसे मतलब इन्हें थोड़े बहुत दोस्त बनाना पसंद होता है, ठीक है, ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं होता। तो ये मिक्सअप होते हैं दोनों का, ठीक है। अब देखते हैं व्यक्तित्व के बिग 5 सिद्धांत। तो व्यक्तित्व के बिग 5 सिद्धांत, इसमें क्या होगा, इसमें लक्षण बताते कि व्यक्ति के, अगर हमें व्यक्तित्व जानना है किसी व्यक्ति का, तो उसके लिए 5 सिद्धांत दिए गए हैं कि इनके द्वारा आप किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व जान सकते हैं। तो देखते हैं व्यक्ति का बिग 5 लक्षण सिद्धांत, इसमें हमें लक्षण पता लगते हैं, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी व्यक्तित्व को आंकने के लिए 5 लक्षणों को आंकना चाहिए, अर्थात व्यक्ति का आकलन 5 लक्षणों के आकलन के आधार पर होता है, ठीक है। व्यक्ति का, अगर व्यक्तित्व, किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व का आकलन करना है, तो ये 5 लक्षण का आकलन पर उसका इन 5 लक्षणों के आधार पर उसका आकलन किया जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या लक्षण है। पहला उसमें आता है, देखो, लक्षण सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व के लक्षण क्या है। पहला इसमें है स्पष्टता संबंधी लक्षण, ठीक है। पहला इसमें स्पष्टता संबंधी लक्षण, जिसमें आता है व्यवहार कैसा है उसका, कल्पनाशील है कि नहीं, उसकी रुचि क्या क्या है, बौद्धिक जिज्ञासा कैसी है उसकी, रचनात्मकता है उसमें कि नहीं, और उसकी भावना। दूसरा आता है इसमें कर्तव्य निष्ठा संबंधी लक्षण, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें देखनी होती है कि जीवन चुनौती के वो सामना करने में वो कितना अधिक सक्षम है, ठीक है। आत्म अनुशासन उसमें कितना है, कर्तव्यनिष्ठ आदमी है कि नहीं, कहीं दूसरों पर ज़्यादा निर्भरता तो नहीं है, कठोर परिश्रम कर पाता है कि नहीं, और महत्वाकांक्षी है कि नहीं। तो ये दोनों चीज़ हो जाती है, ठीक है। ये तो हमारे पॉइंट हो गए। अब तीसरा है हमारा बहुर्मुखता संबंधी लक्षण। इसमें देखी जाती है कि उसकी ऊर्जा कितनी है, ठीक है, मतलब ऊर्जावान कितना है वो, और उसकी पॉजिटिविटी देखी जाती है, सकारात्मकता, ठीक है। भावना देखी जाती है, स्वीकारात्मकता देखी जाती है, कितना मिलनसार है वो, मतलब लोगों से मिल पाता है कि नहीं, समाज में लोगों के साथ बैठ पाता है कि नहीं, बातूनी तो नहीं है ज़्यादा, जिंदा दिल कितना है वो, स्नेह कितना है उसमें, और मित्रतापूर्ण मतलब दोस्ती यारी कितनी है उसकी। तो ये सब देखी जाती है इसमें। और फिर चौथा पॉइंट है हमारा कि सहमतता संबंधी लक्षण। इसमें देखी जाती है उसके सहयोग, व्यवस्थित और उदार। तो ये इसमें देखे जाते हैं। और जो पांचवा हमारा लास्ट है, यह है मनोविक्षुब्धता संबंधी लक्षण। इसमें क्या देखा जाता है कि वो कितना गुस्सा करता है, ठीक है, गुस्सा ज़्यादा तो नहीं है, अवसाद और उसकी चिंता। तो ये थे हमारे बिग 5 सिद्धांत, इसे आप याद कर लेना, ठीक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आक्रामकता की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, खेलों में आक्रामकता के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पेपर में भी पूछा था, इस वाले प्री बोर्ड में भी आया था। तो देखो, पहले मैं आपको बता दूं कि आक्रामकता का मतलब क्या होता है। तो आक्रामकता का मतलब होता है एग्रेसिवनेस, गुस्सा, ठीक है। और खेलों में आक्रामकता का अर्थ होता है जैसे किसी खिलाड़ी का दूसरे खिलाड़ी को उद्देश्यपूर्ण तरीके से शारीरिक या मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाना, ठीक है। अब देखो, एग्जाम्पल के लिए, जैसे क्रिकेट के मैच में एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को या तो फिजिकली तौर पर कोई नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे जानबूझकर कोई बॉल मार दे या बैट मार दे, मतलब किसी भी तरीके से फिजिकली तौर पर जानबूझ के मार दे। तो एक तरीका ये हो गया फिजिकल तौर पे, और दूसरा होता है मनोवैज्ञानिक तौर पे, मतलब उसे बोल बोल के उसका मनोबल तोड़ दे, ठीक है, उसे मनोवैज्ञानिक तरीके पे हानि पहुंचा दे। तो दो तरीके से एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसी को देखते हैं।
कि आक्रामकता की अवधारणा क्या है। आक्रामकता की अवधारणा से यह तात्पर्य है कि आक्रामकता को विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग रूप से समझाया गया है। तो इस जो आक्रामकता है इसकी अलग अलग अवधारणाएं अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो वृत्ति के सिद्धांत है, जो इंस्टिंक्ट थ्योरी है, इसमें जो वैज्ञानिक थे इनका मानना क्या था कि ये जन्मजात होती है। जो अग्रेसिवनेस होती है, आक्रामकता, ये जन्मजात होती है। परंतु वहीं जो सामाजिक सिद्धांत के मनोवैज्ञानिक थे, इनका क्या मानना था, इनका था कि जी ये वातावरण से सीखी जाती है, मतलब जो आसपास के लोग होते हैं उनके द्वारा सीखी जाती है। यानी हम दूसरों को देखकर आक्रामकता सीखते हैं। वहीं जो दूसरे थे कुंठा सिद्धांत के, जो फ्रस्ट्रेशन थ्योरी थी जिनकी, उनका मानना ये था कि जो आक्रामकता है ये कुंठा होने का परिणाम है। ठीक है, कुंठा मतलब फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन का परिणाम होता है। तो आक्रामकता की अलग अलग अवधारणा है हर किसी वैज्ञानिक के द्वारा। फिर देखते हैं जो आक्रामकता ये 3 प्रकार की होती है। पहली होती है शत्रुतापूर्ण आक्रामकता, दूसरी होती है बाह्य आक्रामकता और तीसरी होती है मुखर व्यवहार आक्रामकता। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की आक्रामकता होती है। तो पहले देखते हैं शत्रुतापूर्ण आक्रामकता। इसमें देखो क्या होता है, कोई भी शारीरिक व्यवहार जिसका एकमात्र लक्ष्य किसी दूसरे खिलाड़ी को शारीरिक रूप से जानबूझकर नुकसान पहुंचाना होता है। उदाहरण के लिए जानबूझकर खिलाड़ी को हॉकी स्टिक से घायल करना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि खिलाड़ी को 2 तरीके की चोट पहुँचाई जा सकती है, या तो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से। तो जो ये शत्रुतापूर्ण आक्रामकता होती है, इसमें यही होता है कि जो खिलाड़ी होता है वो दूसरे सामने वाले खिलाड़ी को जानबूझकर शारीरिक तौर पर नुकसान पहुँचाता है। जैसे मान लो मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था कि वो बैट मार दे या बॉल मार दे, यहाँ पर एग्ज़ाम्पल दिया है कि हॉकी स्टिक से घायल कर दें। तो ये होता है शत्रुतापूर्ण आक्रामकता, जिसमें जानबूझकर घायल किया जाता है सामने वाले खिलाड़ी को। ठीक है, अब देखते हैं बाह्य आक्रामकता। बाह्य आक्रामकता कोई भी शारीरिक व्यवहार जिससे किसी दूसरे खिलाड़ी को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचता हो, परंतु यह व्यवहार जानबूझकर ना किया गया हो, अपितु उच्चतम प्रदर्शन की प्राप्ति के लिए किया गया है। उदाहरण के लिए हॉकी स्टिक से अनजाने में दूसरे खिलाड़ी को घायल होना। तो देखो बाह्य आक्रामकता में क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है, मतलब जो खिलाड़ी होता है, वो दूसरे खिलाड़ी को घायल तो कर रहा है, इस बार शारीरिक रूप से नुकसान तो पहुंचा रहा है, परंतु यह व्यवहार जो उसने किया है, जो नुकसान पहुंचाया है, ये उसने जानबूझकर नहीं किया है। ये अपने प्रदर्शन, मतलब अपने प्रदर्शन को ऊंचा लेवल दिखाने के लिए उसने किया है। ठीक है, गलती से उससे हुआ है। जैसे एग्जाम्पल दूँ, जब बैट्समैन को बॉलिंग डालता है तो कभी कभार बाउंसर उसके चेहरे पर लग जाती है बैट्समैन के। तो ये उसने जानबूझकर उसे शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचाया, ये उसने अपनी उच्चतम प्राप्ति के लिए, मतलब अपना अच्छा प्रदर्शन दिखाने के लिए किया है। ठीक है, तो ये होता है बाह्य आक्रामकता। और तीसरी टाइप होती है हमारी मुखर व्यवहार आक्रामकता। इसमें क्या होता है, देखो वह मौखिक व्यवहार जिससे किसी खिलाड़ी को मनोवैज्ञानिक नुकसान पहुंचाया जाता है, मुखर व्यवहार आक्रामकता कहलाता है। मुखर व्यवहार हमेशा नियमों के दायरे में रहकर किया जाता है। उदाहरण के लिए क्रिकेट खेलते समय बोली जाने वाली टिप्पणियाँ। तो मुखर व्यवहार आक्रामकता में क्या होता है, इसमें क्या होता है, स्लैजिंग की जाती है। जैसे दूसरे जो खिलाड़ी होता है सामने वाला, उसे बोल कर उसका मनोबल तोड़ देना। ठीक है, मनोवैज्ञानिक उसे नुकसान पहुँचाना। जैसा मैंने आपको बताया था कि जैसे आपने क्रिकेट मैच देखा होगा, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बहस होती रहती है बैट्समैन और बॉलर की। तो वो एक तरीके से एक दूसरे का मनोबल गिराने के लिए करा जाता है। वो मुखर व्यवहार आक्रामकता कहलाती है, जिसमें बोलकर मनोवैज्ञानिक नुकसान पहुँचाया जाता है सामने वाले खिलाड़ी को। ठीक है, तो ये थी हमारी आक्रामकता के बारे में। 1 मिनट, हाँ, तो शुरू अगले अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैंने योग और जीवन शैली और दिव्यांगों के लिए शारीरिक शिक्षा और खेलकूद वाले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस बना दी हैं। उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उन्हें जरूर देख लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं वो वाली भी। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, अभिप्रेरणा के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। तो अभिप्रेरणा का मतलब क्या होता है, अभिप्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन। ठीक है, तो इसमें मोटिवेशन के प्रकार पूछना है हमसे कि मोटिवेशन कितने प्रकार की होती है, बताइए। तो देखो, अभिप्रेरणा होती है हमारी 2 प्रकार की, एक होती है आंतरिक अभिप्रेरणा और एक होती है बाहरी अभिप्रेरणा। ठीक है, अब देखते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है। इसे मैंने एक ही टाइप में आपके सपोर्ट मटेरियल का ये पेज है, वहाँ से ले लिया। अगर मैं आपको अलग अलग समझाता तो भी बात वही थी, यहाँ पर मैं आपको अच्छे से एक ही बार में समझा दूंगा। तो देखो, आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होती है, जब व्यक्ति अंदरूनी शक्तियों से प्रभावित होकर लक्ष्य की ओर अग्रसर रहता है, जैसे कि प्रसिद्धि तथा संतुष्टि से प्रेरित होकर खेलना, खुशी हेतु कौशलों पर निपुणता, सामाजिक स्वीकृति तथा श्रेष्ठता का प्रदर्शन करना इत्यादि। तो देखो, आंतरिक अभिप्रेरणा में क्या होता है, आंतरिक अभिप्रेरणा में हमारे अंदर से मोटिवेशन आती है, आंतरिक मोटिवेशन आती है। ठीक है, जैसे आपने कभी फील किया होगा कि आपको, जब आप कभी अपने भविष्य के बारे में तो सोचो
तो आपके अंदर से एक मोटिवेशन आती है, ठीक है? तो उसे ही आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। जब हम ये चाहते हैं कि हमें ये काम करना ही करना है, ठीक है? हमें इस काम में उच्चतम लेवल हासिल करना है, हमें ये खेल अच्छे से खेलना है, तो ये क्या होता है, हमारे आंतरिक अभिप्रेरणा का परिणाम होता है, ठीक है? इंटरनल मोटिवेशन होती है हमारी, जो हमारे अंदर से एक अभिप्रेरणा आती है, मोटिवेशन हाई होता है अंदर से ही अपने मन ही मन में, उसे कहते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा। और जो बाहरी अभिप्रेरणा होता है, ये आती है कि व्यक्ति बाहरी कारणों से प्रभावित होकर लक्ष्य की ओर अग्रसर रहता है, जैसे कि इनाम से, धन से, नौकरी से, प्रशंसा से प्रेरित होकर लक्ष्य की ओर बढ़ना। तो बाहरी अभिप्रेरणा में क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है, वो बाहरी कारणों से प्रभावित होकर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। मतलब उसे बाहरी मोटिवेशन मिलती है, ठीक है? आउटर मोटिवेशन मिलती है, बाहर से भी प्रेरणा मिलती है। जैसे कोई व्यक्ति है, वो कोई काम इसलिए कर रहा है कि उसे ये बताया गया कि उसे इनाम मिलेगा, तो ये उसकी बाहरी अभिप्रेरणा है कि वो इनाम के लालच में काम कर रहा है, इनाम के लिए काम कर रहा है, ठीक है? तो ये सब होते हैं हमारी बाहरी प्रेरणा, जिनसे हमें बाहरी कारणों से मोटिवेशन मिलती है। तो 2 टाइप की हमारी मोटिवेशन होती है, एक आंतरिक अभिप्रेरणा और दूसरी बाहरी अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा में हमारे अंदर से मोटिवेशन लेवल हाई होता है, और बाहरी प्रेरणा में हमारे बाहरी कारणों से अभिप्रेरणा मोटिवेशन लेवल हाई होता है, ठीक है? तो इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। तो जो ये हमारी 2 मेन वीडियोज़ हैं, ये हमने अपने चैनल पर बना दिए, योग और जीवन शैली के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और दिव्यांगों के लिए शारीरिक शिक्षा और खेल-कूद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से इन दोनों वीडियोज़ को ज़रूर देख लेना। बाकी ये हमारा सेकंड चैनल है, इसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।